अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक टॉपिक कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई? ट्रेड का मतलब तिजारत। ट्रेड कैसे करते हैं हम? किस चीज़ों की करते हैं? क्या हमारी मेजर ट्रेड के एलिमेंट्स हैं? बस इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान कुछ चीज़ें बाहर से मंगाता है, कुछ चीज़ें बाहर बेचता है। ठीक है। जो बाहर से मंगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमारी क्या होती हैं वो? इम्पोर्ट्स होती हैं। जो चीज़ें बाहर बेचते हैं वो क्या होती हैं हमारी? एक्सपोर्ट्स होती हैं। जाहिर है पाकिस्तान और दुनिया के सारे मुल्क की अब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो किसी ख़ास करेंसी में करते हैं जो इस वक्त दुनिया में ज़्यादा चलती है। उस करेंसी का क्या नाम है? डॉलर। डॉलर में ही सामान मंगाते हैं, डॉलर में ही सामान बेचते हैं, इस वक्त दुनिया में वही चलता है ज़्यादातर। तो हम क्या चीज़ें इंपोर्ट करते होंगे? जो हमारे यहाँ बहुत बनता है वो इंपोर्ट करते होंगे। क्या हम ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते होंगे जो हमारे अपने पास बहुत हैं, या हम ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते होंगे जो हमारे पास नहीं है? जो नहीं है। तो मसलन हमारे मुल्क में क्या नहीं है जो हम बाहर से मंगाते होंगे? सोचें जरा, गैस करें। हाँ, इतना सोचना पड़ेगा। हम्म। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो रोना रोते रहते हैं हम लोग वो है फ्यूल। अब फ्यूल के अंदर पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, ये सब हम बाहर से मंगाते हैं। तो फ्यूल हम बाहर से मंगवाते हैं। इसी तरह से हम एडिबल ऑयल भी बाहर से मंगाते हैं। हमारे मुल्क में खाने का तेल नहीं बनता, बनता है हालांकि, लेकिन हमें वो खाने की आदत नहीं है। आदत नहीं रही। पहले तो वही खाते थे, फिर हमें आदत नहीं रही अपने मुल्क का तेल खाने की। ठीक है ना। तेल भी हम अपने मुल्क का नहीं खाते, दूसरे मुल्क से मंगा के खाते हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क में हालांकि तेल उगता है, लेकिन हमारे यहाँ जो तेल मतलब बनाते हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ जो पौधे ऐसे हैं जिनका तेल निकाला जाता है, अब हम उनका तेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पर सरसों। सरसों हमारे यहाँ बहुत उगती है, लेकिन हम सरसों का तेल नहीं खाते। हम तेल खाते हैं पाम ऑयल। पाम क्या होता है? वो दरख्त होते हैं जिनके पत्ते ऐसे होते हैं, जैसे कि नारियल का पौधा पाम ऑयल है। और भी मुख्तलिफ फल होते हैं जो कि पाम पाम की शक्ल के इनके दरख्त होते हैं। उन दरख्तों के फलों से निकाला जाने वाला तेल पाम ऑयल कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि नारियल का ही हो, नारियल के अलावा भी हो सकता है। तो बहरहाल हम पाम के ज़्यादा आदी हो गए, इसकी वजह से बाहर से मंगाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में मंगाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में मंगाते हैं। अनरिफाइंड पाम ऑयल जब आता है ना, तो आप उसको अगर खोल के डब्बा सूंघ लेना तो आपकी हालत ख़राब हो जाए, इतनी बुरी हालत में होता है, इतना ख़राब होता है, गंदा। फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर उसको साफ़ सुथरा करके उसका कलर उसका खरा ख़त्म करके फिर वो। अच्छा, तो पाम ऑयल हम मंगाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाम ऑयल मंगाते हैं। उसके अलावा हम क्या मंगाते हैं? हम बहुत सारे केमिकल्स मंगाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मंगाते हैं, तरह तरह के केमिकल्स। प्लास्टिक का रॉ मटेरियल जो होता है ना, इसको हम दाना कहते हैं। हमारे यहाँ उसको दाना कहते हैं। जो बारीक बारीक दानों की शक्ल में, बॉल्स की शक्ल में आता है, उसको पिघला के उसकी मदद से चीज़ें बनाई जाती हैं। बाहर से मंगाते हैं। केमिकल्स के अंदर आप जाएं तो हर तरह के केमिकल्स, ब्लीचेस, एसिड्स, बेसेस एंड फर्टिलाइजर्स इवन। क्योंकि हमारे मुल्क में जो फर्टिलाइज़र बन रहा है वो काफ़ी नहीं है हमारे मुल्क के लिए, बाहर से भी मंगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो तरह तरह के केमिकल्स मंगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे बहुत शौक़ है परफ्यूमरी का। परफ्यूम एक केमिकल है, मुख्तलिफ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, बाहर से आते हैं। जितने भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना, ये जो परफ्यूम वाले हैं, जे डॉट है, गुल अहमद का परफ्यूम, इसका परफ्यूम, उसका, ये सब बाहर से, चाइना से उसके रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करके फिर उसको यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है।
और बाहर से हम क्या मंगाते हैं? मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स। ड्रिल मशीन पाकिस्तान में बनती है? नहीं बनती है, हर चीज़ ही बाहर से मंगाते हैं। तो हर तरह की बड़ी मशीनरी हो, छोटी मशीनरी हो, वॉशिंग मशीन हो, स्विंग मशीन हो, बाहर से मंगाते हैं। गाड़ी के इंजन्स, गाड़ी के पार्ट्स बहुत सारे बाहर से मंगाते हैं। हम बाहर से मेटल्स भी मंगाते हैं, जैसे कि स्टील भी बाहर से बाद औक़ात हम इम्पोर्ट करते हैं। आपको पता है कि हम बाद औक़ात बाज़ टेक्सटाइल की चीज़ें भी बाहर से मंगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंथेटिक यार्न जो हम बाहर से मंगाते हैं, वो धागे जो पॉलिएस्टर बाहर से मंगा के हम उनको इस्तेमाल करते हैं, चाइना से मिलता है। ठीक है, तो और बुनियादी हमारी इंपोर्ट में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। पेट फूड भी हम बाहर से मंगाते हैं, हम बाहर से डिज़ाइनर क्लोथ्स, डिज़ाइनर की सारी चीज़ें, क्लोथ्स, बैग्स, शूज़, ये सब बाहर से मंगाते हैं। और बताएं, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी मेडिसन या मेडिसन के जो कंपोनेंट हैं वो बाहर से मंगाते हैं। स्पोर्ट्स की बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं, बैट हमारे यहाँ बनता है, हॉकी हमारे यहाँ बनती है, लेकिन कुछ चीज़ें मंगाते भी हैं। चाइना से तो बहुत चीज़ें मंगाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करता है आपके ख्याल से? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है, उसके बड़े बड़े इंपोर्टर्स में चाइना है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया क्यों है? जी। उसके अलावा हम कुछ चीज़ें यूएसए से भी लेते हैं। अच्छा, हम सॉफ्टवेयर भी इंपोर्ट करते हैं, पता है आपको? यानी आपने माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ ली हुई है, लोग यहाँ से पैसे दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया हुआ है ना आपने, वो आप पे कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं आपके मुल्क से पैसे। आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ऑरेकल की सब्सक्रिप्शन लेती हैं, उसके पैसे पेमेंट करती हैं, करोड़ों रुपए वहाँ जाते हैं। ये सब इंपोर्ट कहलाता है। अच्छा जी, यूएसए से मंगाते हैं, और यूएसए से मशीनरी और सॉफ्टवेयर वगैरह यूएसए से बहुत आता है। यूके, आप यूके ना कहें बल्कि यूरोप कह लें, यूरोप से भी हम काफ़ी सामान मंगाते हैं। जर्मनी से चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ, इंग्लैंड से आती हैं, जापान से भी कुछ ना कुछ हम मंगाते हैं। कुछ मशीनरी इक्विपमेंट जापान से ज़्यादा आती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे चाइना का जिक्र नहीं है, थोड़ा सा पुराना डेटा है 2011-12 का, अब तो 2024 चल रहा है, तो काफ़ी चेंज आ गया है, बुक थोड़ी पुरानी है आपकी। हमारे साथ मसला क्या है कि हम जो बाहर से मंगाते हैं या तो वो नेसेसिटी है या वो हाई वैल्यू है, और जो हम उनको देते हैं वो लो वैल्यू चीज़ है। इसकी वजह से हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत ख़राब है। जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं? हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स क्या क्या हैं? हाँ, सबसे पहले हमारी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल। सिर्फ कॉटन नहीं बोले ना, टेक्सटाइल में सब कवर हो गया। टेक्सटाइल की कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, धागे मंगा लिए यहाँ से, सुइयाँ मंगा ली, मशीनें मंगा ली, लेकिन हमारा टेक्सटाइल में कपड़ा बना के बेचने का अच्छा खासा बड़ा कारोबार है। तो हमारी एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। और हमारी क्या एक्सपोर्ट है? हमारी, अब कहें एग्रीकल्चरल कम एक्सपोर्ट कह लें तो उसको तोड़ लें, क्योंकि कहीं इतनी थोड़ी सी कि उसको तोड़ेंगे नहीं तो फिर क्या रह जाएगा। तो हमारे जो है वो राइस एक्सपोर्ट बहुत बड़ी तादाद में होता है। दुनिया भर में मशहूर है हमारे चावल, पूरी दुनिया में हमारे चावल मशहूर हैं। सबसे मशहूर चावल का क्या नाम है? 11-21 बासमती। तो हमारे स्कूल का सबसे अच्छी स्टूडेंट कौन है? लड़की। तो लड़की कह के तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन सी लड़की। तो इस तरह बासमती एक टाइप है चावलों की, उसकी फिर मजीद सब टाइप्स हैं। तो बासमती की जो सब टाइप सबसे ज़्यादा मशहूर है दुनिया में वो 1121, जिसको हम लोग कायनात भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो मशहूर है वो है सुपर कर्नल। ये सब बासमती राइस की सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो चावल एक्सपोर्ट करते हैं और फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं।
आम, केला, ये सब बाहर जाता है मुल्क से हमारे। मशहूर मशहूर फ्रूट्स हैं, सेब हम एक्सपोर्ट करते हैं, कीनू एक्सपोर्ट करते हैं बड़ी तादाद में, दूसरे मुल्कों को बेचते हैं। तो फ्रूट कर दिया। उसके अलावा हमारे यहाँ से मज़ीद ट्रेड होती है, एग्रीकल्चरल ट्रेड, अदर एग्रीकल्चरल ट्रेड कह लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्याज एक्सेस में हो गई, प्याज बेच दी, जो चीज़ ज़्यादा बन गई ना मुल्क में ज़्यादा, चलो वो भिजवा देते हैं। अभी इस साल प्याज काफ़ी बेची है हमने बाहर के मुल्कों को, क्योंकि इंडिया में प्याज की शॉर्टेज हो गई थी। इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दी। इंडिया दुनिया को प्याज देने वाला बड़ा मुल्क था, इंडिया ने बंद की, तो हमने कहा लो हमसे ले लो, हमारे मुल्क में शॉर्टेज हो जाए हमें मसला नहीं है, हम बेच देते हैं, ले जाओ ले जाओ, हम प्याज खाए बगैर गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हो गई। और क्या बेचते हैं? आपको याद है मैंने बताया था हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री थी, कौन सी? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स गुड्स, ये बहुत बड़ी तादाद में बेचते हैं हम। और यह एनिमल की एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बहुत होती है, लेकिन ये कि वो अब ये यहाँ लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें से अक्सर इलीगल है। एनिमल ट्रेड में ना अक्सर ट्रेड जो हमारे यहाँ होती है ना वो इलीगल ट्रेड होती है, लीगल कम ही होती है। तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड पे नज़र नहीं आता। हालांकि लोग अमीर हो रहे होते हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर चैनल से नहीं जा रहा होता, आ रहा जा रहा नहीं होता। ज़्यादातर स्मगलिंग होती है हमारे यहाँ एनिमल्स की। इंसानों की स्मगलिंग भी होती है हमारे यहाँ, इंसान भी बेचते हैं हम, लड़कियाँ बेचते हैं। आपको पता है दुनिया के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि पाकिस्तान की लड़कियों को ख़रीद के ले जाते हैं। कैसे ख़रीदते हैं? जैसे कि चाइना में भी कुछ अरसे से जो है वो ये पॉलिसी थी कि एक बच्चा होगा खाली एक ख़ानदान में, एक घर में। तो अगर एक ही बच्चा होगा तो सबने सोचा कि वो लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की होती थी तो अबॉर्ट करा लेते थे, लड़के ही लड़के पैदा हो गए। अब आपकी उम्र के यहाँ वहाँ पे चाइना में सिर्फ लड़के होते हैं, लड़की दिखती नहीं है। अब सोचें कि पूरे मुल्क में लड़के ही लड़के हैं, तो अब वो किससे शादी करेंगे? लड़की ही नहीं है कोई। तो फिर उनको जो है वो दूसरे मुल्कों से दुल्हन लानी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो गरीब मुल्कों में जाते हैं और वहाँ पे जो है वो पैसे दे के शादी कर लेते हैं और दुल्हन को लेके अपने मुल्क में चले जाते हैं। आपको पता है कि चाइना के रूल्स रेगुलेशंस लाइफस्टाइल पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे आपके पास कितना कंट्रोल है, आप किस कानून के तहत क्या कर सकते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो वहाँ पर जाके आप ऑलमोस्ट गुलाम बन जाते हैं। तो फिर वो आपका आपका कारोबार करते हैं, इसको बेच दिया फिर उसने, उसको बेच दिया फिर उसने, उसको बेच दिया। आपको पता नहीं, यहाँ से किसी से बात ही नहीं हो सकती। यहाँ पे बड़े खुशी खुशी चाइनीज से शादी करके जाते हैं। खासतौर पे हमारे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी इसमें काफ़ी काफ़ी इससे वो हो रही है, मुतासर हो रही है, क्योंकि वो वहाँ से एक बंदा आता है जॉन या कोई क्रिश्चियन नेम लेके आता है, मैं क्रिश्चियन हूँ, चर्च से रब्ता करता है। चर्च कहते हैं ठीक है भाई, किसी गरीब से बात करा देते हैं, आपको इसको ज़रूरत है, वो आप उसको पैसे दे दीजिएगा, आपके साथ चली जाएगी। ये मशहूर हो रहा है अभी इस वक्त दुनिया भर के सारे गरीब मुल्कों में। तो हम ये भी कारोबार करते हैं, इससे ही पैसे आते हैं हमारे मुल्क में, लेकिन ज़ाहिर है ये भी लीगल कारोबार नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ नहीं लिख सकते। तो हमारे यहाँ जो बेसिकली आप देखें, अब आजकल हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी शुरू की हैं, सॉफ्टवेयर हम भी एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे। अभी तक हम इतना नहीं पहुँचे कि जितना मंगा रहे हो उससे ज़्यादा बेच पा रहे हो ना। गली मोहल्ले में हर जगह इस वक्त जो है वो बच्चे सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डॉलर तो आ ही रहे हैं, कुछ यूट्यूब से आ रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, कुछ आपकी वो टिकटॉक से आ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ मिला के भी इतने नहीं है जितने कि हमारे जा रहे हैं। जा ज़्यादा रहे हैं, आ कम रहे हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट्स एक तो कम है, और हैं भी सारी की सारी ज़्यादातर प्राइमरी टाइप की चीज़ें जो कि ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारी ज़्यादातर हाई वैल्यू या नेसेसिटीज़ हैं। बेचते हम किसको हैं वैसे? हमारा सामान कहाँ बिकता है? बिकता हमारा अच्छी जगहों पे। जैसे कि हमारा जो यूएसए के साथ इतना मसला रहता है ना कि हम यूएसए की बात मानते हैं अक्सर, हमारा सबसे बड़ा पार्टनर ट्रेड का यूएसए है, इसलिए यूएसए को खुश रखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे यूरोप है। यूरोप बोलें तो फिर इंग्लैंड और रशिया, इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड, जर्मनी, आपका इटली, ये सभी आ गए। ठीक है, उसके अलावा हमारा ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है। चाइना भी कुछ ना कुछ हमसे लेता भी है, हालांकि देता ज़्यादा है लेता कम है। मिडल ईस्ट कह लें भी हमारा ट्रेड पार्टनर है। मिडल ईस्ट के अंदर
दुबई वगैरह भी आ गया और सऊदीया भी आ गया। ठीक है, तो हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं या एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं? एक बहुत बड़ी फैक्टर है हमारी एक्सपोर्ट का, जो हमने यहाँ नहीं लिखा। एक्सपोर्ट हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके थ्रू के हम पैसे कमाते हैं, बाहर से डॉलर कमाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके हवाले से हमने बात की कि प्राइमरी गुड्स ज़्यादा बेचते हैं हम, और हम सेकेंडरी और टर्शरी ज़्यादा मंगाते हैं। और जो प्राइमरी भी मंगा रहे हैं वो नेसेसिटी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो मंगाना ही मंगाना है, इसलिए हमारा जोर कम चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्पैक्ट है, एक तो ये कि अगर आप सामान दूसरे मुल्कों को बेचेंगे ज़्यादा, तो आपके मुल्क में सामान बनाने की कैपेसिटी और बढ़ेगी, यानी आपके मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी, है ना। पहले आप सिर्फ उतने चावल बनाते थे कि आपके मुल्क में इस्तेमाल हो जाए, आप देख रहे हैं कि आपके मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा चावल बनाएंगे, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हम कहते हैं हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, साथ में ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के चक्कर में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का केस भी आएगा। अगर आप बेचते हो, एक्सपोर्ट करते हो साल के $100 का, और इंपोर्ट करते हो साल के $200 का, तो ये कैसे पूरा होगा, है ना अभी बाजी? इस साल आपको जो $100 एक्स्ट्रा देने हैं, आप उसके लिए लोन ले लोगे। अब अगले साल आपको 200 नहीं 300 पे करने हैं, क्योंकि $100 पिछले साल का भी लोन था आपका। आप फिर लोन ले लोगे, उससे अगले साल आपको 400 पे करने होंगे, फिर लोन ले लोगे, और लोन देने वाले बड़ी खुशी खुशी आपको लोन देंगे, ताकि लोन इतना हो जाए कि एक वक्त आए कि आप कहें कि हम इसके अलावा अब कुछ कर नहीं सकते, हमें हर सूरत में आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हमारी जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क नहीं बनेंगे। मैंने बताया कि एक चीज़ तो रही गई थी बहुत बड़ी, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ से पैसे आते हैं हमारे, पैसे आना एक्सपोर्ट कहलाएगा ना। जैसे इंपोर्ट, मैंने कहा नेटफ्लिक्स भी इंपोर्ट है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं उसमें, तो अगर पैसे आ रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, बंदे भेज देते हैं बाहर, वो पैसे कमा के पाकिस्तान वापस भेजते हैं, इसको हम कहते हैं रेमिटेंस। लेबर या और भी कोई लोग, जो भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में अपनी कमाई वापस भेज रहे हैं, अगर वापस भेज रहे हैं तो वो भी हमारी एक्सपोर्ट ही समझें, यानी रेमिटेंस आती है हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, इतनी एक्सपोर्ट नहीं करते जितनी हम लोग बेच के पैसे मंगाते हैं। इसकी वजह से हमारे मुल्क में जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इम्पोर्ट है वो सपोर्ट हो पाती है, वरना ये नहीं हो पाएगी। उसके बाद भी हम कर्जा लेके गुजारा करते हैं, लेकिन अगर रेमिटेंस ना हो फिर तो आप कुछ बेच ही नहीं रहे, कोई मुकाबला ही नहीं है इस बारे में कि आप बेच क्या रहे हो खरीद क्या रहे हो। बिल्कुल ऐसा समझें कि वो चने बेचने वाला होता है ना, ठेली रेडी पे 3 पहियों वाली रेडी लेके आता है, चने और मकई बेचता है, देखा है 3 पहियों वाली रेडी पे भून रहा होता है उसको, और नीचे लकड़ियाँ लगा के, उसके बाद वो अपने लोगों से 2-2 रुपये 5-5 रुपये की बेच के पैसे, खुले पैसे जेब में डाले, और उसके बाद वो खड़ा हो सैमसंग के स्टोर पे, बोले कि S24 कितने का है, और साथ में ईयरबड्स का पैकेज भी देना। तो कहेंगे भाई तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ले क्या चीज़ रहे हो, बेच क्या चीज़ रहे हो। यही है हमारा हाल, कि हमारी औकात बेचने में तो ये है और ख़रीदने में वो है। महंगी से महंगी दुनिया की गाड़ी हम इंपोर्ट करते हैं, महंगे से महंगे फ़ोन्स हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन बेचने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं हो सकी, जिसकी वजह दुनिया भर में हमारे प्रोडक्ट कंपेटिटिव नहीं रहे। दुनिया को हमारे प्रोडक्ट चाहिए नहीं है, वो बहुत महंगा बनता है, अच्छा बनाना नहीं आता हमें, क्वालिटी मैनेज करनी नहीं आती। उसके पीछे बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो हमने प्राइवेट जो नेशनलाइजेशन की थी, इसकी वजह से सारी इंडस्ट्री हमारी तबाह हुई थी, तो वो शायद इसके पीछे एक बड़ा रीज़न हो सकता है। तो हमारे जीडीपी जो है वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो तमाम सामान जो हमारे मुल्क में बना। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं जीएनपी, वो तमाम सामान जो हमारे मुल्क वालों ने बनाया, चाहे वो हमारे मुल्क में रहते हों या हमारे मुल्क में ना रहते हों। तो वो जो बाहर वाले मुल्क, हमारे मुल्क के लोग जो बाहर रहते हैं, उनके पैसे भी इसमें ऐड हो जाते हैं जब वो काम करते हैं और वो पैसे कमाते हैं। तो जब हम जीएनपी का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसमें वो पैसे भी शामिल हो जाते हैं जो बाहर वाले कमा रहे होते हैं और हमें भेज रहे होते हैं, और वो पैसे माइनस हो जाते हैं जो हमारे मुल्क से कोई कमा के बाहर भेज रहा होता है। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात थी, जो कि आप इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स में मज़ीद तफसील से देखेंगे। अभी सवाल है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अकाउंट होता है
जिसमें देखते हैं कि टोटल आपकी एक्सपोर्ट कितनी हुई और इंपोर्ट कितनी हुई। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ये डेफिसिट में है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि क्या है, सरप्लस में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो मेन अकाउंट है जिससे हमारा ताल्लुक पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई अकाउंट्स होते हैं, जो मेन अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग रेडिंग सब नज़र आ रही होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नज़र आ रही होती है, उस अकाउंट को कहते हैं करंट अकाउंट। तो आपने अक्सर सुना होगा करंट अकाउंट का खसारा बढ़ गया, खसारा डेफिसिट बढ़ गया, इसका मतलब है इंपोर्ट्स और बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स और कम हो गई, नुकसान बढ़ गया हमारा। तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो नुकसान में, खसारे में ही रहता है। अगर इस खसारे को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए क्या आपको किताब पढ़नी चाहिए? किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कहूँ कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, इसी वजह से आप डेफिसिट में है, इस डेफिसिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप बताएं। वैसे ही भाई आपके अब्बा पे बहुत उधार चढ़ गया है, कमाते कम है, खर्च ज़्यादा करते हैं, क्या करना चाहिए? अब बताइए आप। इसके लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत है? वैसे ही बता सकते हैं। क्या करें? अखराजात कम करें और इनकम के सोर्सेज बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को किसी तरह से रोकें, कम करें और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। तो ये कैसे होगा? एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कैसे कम होंगी? तो इसके लिए भी पूरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड डेवलप होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में हम इसको पूरी तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात तो हम कर ही सकते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, हमेशा हर पॉलिसी के दो रुख होते हैं, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। लॉन्ग रन अच्छा होता है लेकिन वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे कि एजुकेशन लाएं भाई, एजुकेशन लाएं, लोगों को तालीम दें ताकि वो अच्छा सीखें तो आगे अच्छी चीज़ बनाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करें, लोगों की ट्रेनिंग करें कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीखें। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें अपना भाई, रोड नेटवर्क अच्छी बनाएं, आप अपनी बिजली सस्ती बनाएं तो लोग अच्छी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, सस्ती एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे करें, ट्रेड का ताल्लुक जोड़ें लोगों से, भीख का उधार का ताल्लुक ना जोड़ें कि हमें मुफ्त में दे दो, हमें कर्जा दे दो, हमें भीख दे दो, बल्कि ट्रेड की बुनियाद पे लोगों के साथ डील करें। ठीक है, फिर हमारी जो एवेन्यूज़ जिन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन को फोकस करें, वैल्यू एडिशन करें। ये क्या होती है भाई? कॉटन बेचते हैं तो खुदारा कॉटन ना बेचें, कॉटन का कपड़ा बना के बेच दें, कपड़ा बेचते हैं तो कपड़ा ना बेचें, कपड़े के क्लोथ्स बना के बेच दें, ब्रांड बना के बेच दें। वही जीन्स जो लेवाइज हमसे लेके बेचता है 6,000 रुपए की, हमसे खरीदता है वो 2,000 रुपए की। अगर हम भी लेवाइज की टक्कर की कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं, जबकि बनी हमारे यहाँ रही है, तो हम भी उसको 4,000 की बेच सकते थे। तो वैल्यू एडिशन करें अपनी एक्सपोर्ट के अंदर। ये तो एक एंगल हो गया, एक्सपोर्ट 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 एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर भी काम कर लें। इंपोर्ट पे क्या काम करें? नंबर वन, इंपोर्ट पहले तो हर इंपोर्ट बंद नहीं की जा सकती। बहुत सी इंपोर्ट ऐसी है कि मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी आएगी तो उससे प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे होंगे, तो उसको नहीं रोकना चाहिए। हाँ, इंपोर्ट फॉर कंजम्पशन जो है ना, उसको कोशिश करें कि कम से कम करें। मंगा के खा जाते हैं, बाहर से मंगा के हम महंगे वाली चिप्स मंगा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं। भाई अपने चिप्स बना लो, बाहर से प्रिंगल्स के बड़े डब्बे के डब्बे आ रहे हैं वो खा रहे हैं, अपने मुल्क में कुछ ऐसा बना लो भाई। इतने डॉलर्स खर्च कर रहे हैं लोग, इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपना पैसा अपना पसीना बहा के, खून बहा के अपनी चीज़ें जमा करके डॉलर्स कमाते हैं, और आप उसके प्रिंगल खा लेते हैं, या आप उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं। लोकल ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब चीज़ इस्तेमाल करें, लोकली गवर्नमेंट का काम क्या है? इंपोर्ट कम करने के लिए जो कंजम्पशन वाली इंपोर्ट है ना, मंगा के खा जाते हैं, खत्म चली जाती है, ऐसी चीज़ों की के अंदर कमी की जाए। उसकी कमी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सब्सटीट्यूशन की जाए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या मतलब हुआ? अपने मुल्क में उन चीज़ों की इंडस्ट्री लगाई जाए जो आपको मंगानी पड़ रही है बाहर से, तो फिर बाहर से मंगाने पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे आप। बात समझ आई? जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में बाहर से कॉस्मेटिक्स बहुत आते थे, लिपस्टिक्स, हमारे यहाँ ये परफ्यूम्स, हमारे यहाँ फेस पाउडर, हमारे यहाँ नेल पॉलिश, हमारे यहाँ ये आई शेडोज़, और जो भी इसके लवाजमात होते हैं। तो एक दो कंपनीज पाकिस्तान में ऐसी हैं कि उन्होंने कोशिश की कि हम खुद बना लेते हैं। उसमें जैसे कि नोट के नाम से एक कंपनी है जो जे डॉट पे बेचते हैं, है ना। तो वो अब उसको पहले उन्होंने, कंपनी ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए तुर्की से और इधर से उधर से
रॉ मटेरियल मंगा के यहाँ पे मार्केट करना शुरू किया। अब सुना है कि अब लोकल भी बनाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोकल प्रोडक्शन अगर हो जाएगी तो इतना सारा सामान बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। उसमें एक आसानी ये भी है कि वो हलाल सर्टिफाइड भी है, चलो भाई आसानी हो गई। वरना बहुत से मेकअप के अंदर ये मसला है ना कि वो ऐसी चीज़ों से बना होता है जो हलाल नहीं होती, तो उसमें हमें मसला होता है। ठीक है। तो और माशाल्लाह इन्होंने परफ्यूम्स के अंदर तो तबाही मचा दी ज़बरदस्त, कितना आगे निकल गए। कमो बेश 10 से 15 बिलियन रुपीस का सालाना इनकी सेल है जे डॉट की। 10 से 15 अरब, सोच अगर आप सोचें ना, अरब गिनने में आपको पता नहीं महीनों लग जाएंगे। तो अच्छी हो रही है। ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गई। जो चीज़ बाहर से बहुत मंगा रहे थे उसको मंगाने के बजाय लोकल बनाने की कोशिश करो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। जैसे कि हमने ये सोचा था, 3 कंपनियों से मुआहदा किया था, बाहर से गाड़ियां मंगाते थे हम, बेहतरीन आती थी, बहुत अच्छी वाली। हमने कहा भाई बाहर से मंगाने में खर्चा होता है, लोकल बनानी है। तो 3 कंपनी आई हमारे पास, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, कि आप लोकल बनाना चाहते हैं, हम आके आपके यहाँ लोकल बना देते हैं। तो हमसे उन्होंने हमसे 20 साल का मुआहदा किया कि 20 साल का मुआहदा करते हैं, शुरू के 5 साल हम बाहर से ही मंगाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें लोकल बनाने लगेंगे। वो 20 साल क्या, 30 साल क्या, 50 साल गुजर गए, अभी तक वो बाहर से ही मंगाई जा रही चीज़ें। हमारे यहाँ हमें नहीं सिखाया लोगों को उन्होंने कि इंजन कैसे बनाते। हमारे यहाँ अभी तक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की उन्होंने। तो वो मुआहदा था, उन्होंने उसको नहीं पूरा किया। ठीक है। तो अब पहले अच्छी गाड़ियाँ आती थी बाहर से, अब बाहर से खाली इंजन अच्छा आता है, उसकी चीज़ें बाकी सारे अब लोकल लगाते हैं। वो और भी हम बुरे ही फंसे, चीज़ें अब ख़राब क्वालिटी की गाड़ी मिल रही है हमें। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दें, इम्पोर्ट कम करने के लिए। ऐसी चीज़ें जो कंजम्पशन के लिए मंगा रहे हैं उनको कर्टेल कर दें, भाई नहीं खिलाओ। अपने कुत्तों को भाई ब्रेड खिला दो, अपने 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 गाय का गोश्त खिला दो। बाहर से पेट फूड मंगा के खिलाएंगे, कितना महंगा पड़ेगा आपको। तो एक तो हमने कहा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की जाए। एक्सपोर्ट के लिए मैंने कहा कि कितने सारे इकदाम बताए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। अब अगर आपकी बुक में देखा जाए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए जाएँ, जो कि बनाए गए, गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किए हैं इसके अंदर। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, ये भी एक्सपोर्ट बढ़ाती है। कॉटेज इंडस्ट्री दस्तकारी अपनी सिंधी अजरक अच्छी सी बनवा के बाहर भेजें, अच्छे हाथ की बनी हुई चीज़ों की बड़ी डिमांड होती है बाहर। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह के हमने ब्यूरोज़ बनाए हुए हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं, उसके मुख्तलिफ मुल्कों में जा जा के हमारे मुल्क की चीज़ें ले जाके वहाँ पे नुमाइश में लगाते हैं। दुबई में नुमाइश होती है, यूरोप में नुमाइश होती है, अमेरिका में नुमाइश होती है, अपनी चीज़ें लेके जाते हैं। आमों की पूरी टाइप्स लेके जाते हैं, लोगों को खिला खिला के दिखाते हैं हमारे आम कितने अच्छे हैं, तो वो आम एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे इस साल आपको अच्छा आम खाना मुश्किल ही है कि मिले। हमने जितने अच्छे आम खाने थे वो सारे के सारे हमने अच्छे आम कोविड में खाए, जब ट्रेड बंद थी। तो हमारे मुल्क के आम हम ही खा रहे थे, तो हमें को अच्छा आम खाने को मिला। अब आप खा के दिखाइए अच्छा आम। आम तो मिलेगा लेकिन वो नहीं मिलेगा जो एक्सपोर्ट हो गया सारा अच्छा वाला। और कोई आपको क्यों बेचेगा, बाहर बेच रहा है उसको 1000 रुपये किलो आम बिक रहा है उसका, यहाँ बेचेगा 300 रुपये 200 रुपये, ऐसे में उसको क्या फ़ायदा। एक और ज़रिया है कि हम बाहर अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर कर लें, वो है ट्रेड में बैरियर्स लगा के। भाई बाहर से ट्रेड आने को 4 तरह से रोक सकते हैं। इसको कहते हैं टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो और सब्सिडी। ठीक है। बाहर से एक सामान आ रहा था, बाहर से टीवी आ रहा था, और आपके मुल्क में भी टीवी बन रहा था, हमारे मुल्क में तो नहीं बनता लेकिन चले मिसाल के तौर पे, बाहर से एक टीवी आ रहा था जो आ रहा था 50,000 रुपये का, हमारे मुल्क में बन रहा था 60,000 का। कोई अपने मुल्क का क्यों लेगा। तो हुकूमत ने कहा कि इम्पोर्ट को कम करने के लिए बाहर से आने वाले टीवी पे 20,000 रुपये का टैक्स लगा दिया। अब वो टीवी कितने का पड़ेगा लोगों को, 70,000 का। गवर्नमेंट की कमाई भी होगी, 70,000 का पड़ेगा, और लोकल इंडस्ट्री को आसानी हो जाएगी कि उनका 60,000 का था तो बाहर वाला 70,000 का है, तो लोग कहेंगे चलो लोकल ले लो। बात समझ में आ रही है। बाहर के आए हुए टेलीफोन्स के साथ हमने यही किया। बड़े जितने भी सेट्स आते हैं, आईफोन कितना महंगा मिलता है हमारे यहाँ, क्योंकि जितने का होता है उतना ही उस पर टैक्स लगता है। तो बहुत सी कंपनियों ने, जो छोटी छोटी घटिया कंपनी थी, उन्होंने पाकिस्तान में अपने ऑफिस को, अपने मैन्युफैक्चरिंग खोल ली कि हम यहाँ ही बनाएंगे तो हमारे पास टैरिफ नहीं लगेगा, तो हम और सस्ता बेच सकेंगे। तो 18-20 हज़ार के जो फ़ोन मिलेंगे आपको, वही मिलेंगे टेक्नो और ये जो जो पाकिस्तान में इन्फिनिक्स या स्पार्क जो भी बनाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। तो टैरिफ लगा देने से होता है कि फिर कंपनीज कहती हैं ठीक है इनके मुल्क में जाके ही बना लो, लेकिन ये ऐसे मुल्क में जाके बनाते हैं जहाँ बहुत बिकती हों चीज़ें, जहाँ बना फैक्ट्री लगा लो, चीज़ें को बिकती नहीं है, अच्छी चीज़ को खरीदता नहीं है, पैसे हैं नहीं, गरीब लोग हैं, तो फिर वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगती, टैरिफ लगा दो, तो वो लोग भी कहते हैं हमें भी नहीं बेचना आपके मुल्क में, जाओ। दूसरा, टैरिफ लगाने से एक नुकसान ये होता है, ठीक है बाहर से सामान आना महंगा पड़ता है और लोकल सामान सस्ता पड़ता है, लोकल वालों के मज़े आ जाते हैं।
भाई बाहर से 50,000 का टीवी आ रहा है, तुम 60,000 का कैसे बना रहे हो? वो क्या इंसान नहीं है? वो कौन है, कौन चीज है वो 50 का क्यों बना पा रहे हैं, तुम 60 का क्यों बना रहे हो? जबकि वो 50 का वहां से बना के ट्रांसपोर्ट करके यहाँ 50 का पड़ रहा है, आप यहीं बना रहे हो फिर भी 60 का बना रहे हो। आप क्यों नहीं उनसे कम्पीट करके 40 का कर पा रहे? तो जब आप टैरिफ लगा देते ना तो लोकल इंडस्ट्री सुस्त हो जाती है, कभी एफिशिएंट नहीं हो पाती, वो मुकाबले में आई नहीं, आने की कोशिश ही नहीं करती। हाँ बस ठीक है, अपना बिक रहा है भाई, बाहर वाला महंगा कर दो, अपना बिकता रहेगा। भाई बाहर से कंपटीशन होगा तभी तो आप मुकाबला करेंगे, अपनी प्राइस कट डाउन करेंगे, कोई एफिशिएंट तरीके अपनाएंगे। तो ये एक नुकसान होता है टैरिफ का। कोटा क्या है कि ठीक है यार, बाहर वालों का हम टैरिफ नहीं लगाते, 50,000 का टीवी आया था, 50,000 का आता रहे, हम जिस मुल्क से मंगा रहे थे उसके अपने टैरिफ लगाया, मुल्क नाराज हो गया। भाई हमारी कंपनियों के ऊपर आप टैरिफ लगा देते हैं, उनका सामान महंगा कर देते हैं, हम भी आपकी कंपनी पर टैरिफ लगा देंगे। नहीं नहीं भाई छोड़ो, नहीं लगा रहे टैरिफ। लेकिन फिर भी मसला है कि इतने टीवी आ जाएंगे बाहर के मुल्क से, डॉलर चले जाएंगे, डॉलर नहीं बेच रहे हैं, तो कोटा लगा दो। ठीक है भाई, 1,000 से ज्यादा टीवी इस मुल्क में नहीं आएंगे, कोटा लगाया जा सकता है, क्वांटिटी रिड्यूस की जा सकती है। तीसरा जरिया है, कुछ चीज़ों पे हम एम्बार्गो लगा देते हैं, बैन कर देते हैं, आएगा ही नहीं, चाहिए ही नहीं। जैसे शराब पे एम्बार्गो है हमारे यहाँ, झूठा झूठा, सच्ची में नहीं है, झूठा झूठा एम्बार्गो है हमारे यहाँ। वैसे बेतहाशा आती है, जिन्होंने एम्बार्गो लगाया उन्हीं के लिए आती है, सबसे ज़्यादा जो मंगाते हैं वो भी मंगाते हैं, पीपल इन पावर। ठीक है, तो एम्बार्गो का मतलब है चीज़ें मंगाना ही बंद कर दो, इम्पोर्ट कम हो जाएगी। अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते बाहर, जैसे मिसाल की तौर पर मेरा चाइना के साथ डील चल रही है, चाइना को मैंने कहा कि भाई चाइना के सामान पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, चाइना हमारे सामान पे टैरिफ लगा देगा। मैं चाइना का सामान बैन कर रहा हूँ, चाइना हमारा सामान बैन कर देगा। अगर मेरा वैसे ही एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो मेरी एक्सपोर्ट बैन हो जाए तो मैं तो गुजारा कैसे करूँगा? तो चौथा जरिया ये है कि भाई मैं इम्पोर्ट को ना छेड़ूँ, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँ लो मुझसे जेब से पैसे ले लो भाई। तो 50,000 का बाहर से टीवी आ रहा था, मैं उस पर टैरिफ नहीं लगा सकता, मैं उसको कोटा नहीं लगा सकता, मैं उसको एम्बार्गो नहीं कर सकता। पाकिस्तानी टीवी वालों, ये 20,000 मुझसे जेब में रख, जेब मुझसे ले लो, तुम लोग 40,000 का भेज दो प्लीज़। उससे क्या होगा कि लोकल इंडस्ट्री बच जाएगी, सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन क्या ये भी कोई अच्छी पॉलिसी है? ये भी अच्छी पॉलिसी नहीं है। सब्सिडी देनी चाहिए, सब्सिडी हमेशा टाइम बार्ड देनी चाहिए। 1 साल के लिए सब्सिडी दे रहा हूँ, मुकाबले पे आ जाना 1 साल के अंदर अंदर, अपने आप को एफिशिएंट करो, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस बेहतर करो, अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बेहतर करो, और 1 साल में इस काबिल हो जाओ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ 30-30 साल से सब्सिडी मिल रही है कंपनीज को, अब वो एफिशिएंट होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, बात समझ में आई? एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ब्लॉक्स का, कि दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अब आपस में ये ताल्लुक बना लिए कि ना तुम मुझ पे टैरिफ लगाना, मैं तुम पे टैरिफ लगाता हूँ, मेरा सामान तुम्हारे मुल्क में खुला बिकेगा, तुम्हारा सामान मेरे मुल्क में खुला बिकेगा, जो जितना बेचना चाहे बेचे। तो हम दुनिया भर के ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे मुल्कों के मजमूए, ऐसे मुल्कों की तंजीमों में जाना चाहते हैं, और हमने अपनी भी बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे बराबर में सारे हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज है ना, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। इंडिया से अच्छा नहीं है, अफगानिस्तान से अच्छा नहीं है, ईरान से अच्छा नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो चाइना से ही आखिरकार हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप है, उसका थोड़ा सा बॉर्डर लगता है हमारा। तो हमारे पास ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है जिनसे को कि हमने हमने सार्क बनाई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसमें हम थे, बांग्लादेश था, बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं, इंडिया था, इंडिया हमारा दोस्त नहीं, ईरान था, ईरान हमारा दोस्त नहीं, नेपाल था, नेपाल इंडिया का दोस्त, फला सभी हमारे साथ बेहतर नहीं थे। और मीटिंग ही नहीं हो पाती थी उसकी, हम जाते थे तो इंडिया नहीं आता था, इंडिया जाता तो हम नहीं जाते थे। फ़ायदा क्या हुआ ऐसी दोस्तियाँ मनाने का? तो सार्क के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, चली नहीं। और भी बनाई थी, ईसीओ बनाई गई थी, आरसीडी थी, आसियान थी। तो कहीं ना कहीं सबके मेंबर्स हैं थोड़े बहुत। और जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पावरफुल, वो भी हमें देखने के लिए बुलाती हैं, आओ ज़रा देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती हैं। हम जाते हैं, देखते हैं, सलाम करके आते हैं उनको, भाई आप बहुत अच्छा चला रहे हैं भाई, हमारे भी चावल ख़रीद लीजिएगा, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत तूफ़ान आते हैं, हमारा बड़ा डिजास्टर होता है, पैसे दे दीजिएगा थोड़े से, ये बातें करके आ जाते हैं हम। जैसे कि दुनिया की बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है EU, यूरोपियन यूनियन, बहुत पावरफुल है, आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, इतनी फ्रीडम है उनके यहाँ। ऐसा इदारा बनाया उन्होंने कि ये 15-10-15-20 मुल्क हैं, इनका शहरी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाए कोई रुकावट नहीं है, सामान आए जाए, पेट्रोल आए जाए, गुड्स आए जाए, कोई रुकावट नहीं है, नो बैरियर्स टू ट्रेड। यहाँ तक कि ह्यूमंस मूव कर लें। फ्रांस का बंदा है, शाम को सोचे यार मैं वहाँ पे होटल खोलूंगा, इंग्लैंड में जाएगा होटल, कैसे इंग्लैंड अब EU से बाहर हो गया है, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, जो जो कंट्रीज EU के अंदर हैं वो आपस में इतना फ्रीडम के साथ उन्होंने अपने कंट्रीज को यूनाइटेड किया है कि ऐसा लगने लगा कि वो एक ही मुल्क है पूरा। यहाँ तक कि वीज़ा भी पूरे मुल्क का एक मिलता है। आप EU में से किसी एक मुल्क का वीज़ा ले लें, पूरा EU घूम लें,
सारे मुल्कों का लेने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं शेंजन वीज़ा। बात समझ आ रही है? तो ये ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, कॉपरेशन ब्लॉक्स होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में बने हुए हैं, बहुत बने हुए हैं। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का एक ब्लॉक बना हुआ है। एक बहुत पावरफुल ब्लॉक ईयू था, दूसरा पावरफुल ब्लॉक हमारा एससीओ है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके जो बड़े दो दो बड़े जो हाथी हैं ना, वो हैं रशिया और चाइना। ये दोनों आपस में मिलकर एक ब्लॉक बनाया है, बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाती है दोनों मिल जाते हैं तो इनको इनकी दोस्ती में हम भी कहते हैं हम भी आएंगे, हमें भी ले आओ, हमें भी देखो। तो हम भी इनके सप्लीमेंट्री मेंबर हैं, मेन मेंबर नहीं है, क्योंकि चाहे इंडिया भी है, इंडिया रशिया के साथ लग के आ जाता है, हम चाइना के साथ लग के चले जाते हैं। आपस में हम लड़ते रहते हैं, उन दोनों का हाथ पे उंगली पकड़ के जाते हैं तो खामोशी से बैठ जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस खुद एक एक ब्लॉक है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस बुनियादी तौर पर ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है ना, वो पॉलिटिकल ब्लॉक है। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ट्रेड के लिए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया के सारे मुल्क चाहते थे, वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि पूरी दुनिया के सारे मुल्क इसमें आ जाएं। ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ही बनाई गई है, या यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। क्या नाम है इसका? WTO। हम भी उसके एक मेंबर हैं। WTO कहती है अगर इसके मेंबर बनना है तो फ्री ट्रेड करो, हर मुल्क इधर से उधर अपने सामान बेचे खरीदे, जो जिसमें बेहतर है वो उसमें स्पेशलाइज करे, जो उसमें अच्छा नहीं है दूसरे से खरीदे, एक दुनिया की तरह से रहो। तो इसके थ्रू जो काम होने जा रहा है इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हो रही है। यानी बजाय से कि अलग अलग मुल्कों पूरी दुनिया मिलकर एक मुल्क बनने जा रही है, ऐसा ऐसा इस तरह की कोशिश की जा रही है। होगा नहीं ऐसा, आखिरकार कुछ ना कुछ फड्डे झगड़े हो ही जाते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि अगर सारे दुनिया के मुल्क हमें फ्री में मिल जाए तो हम सब जगह जाके बेचेंगे, कोई टैरिफ, कोई कोटा, कोई एम्बार्गो, कोई सब्सिडी नहीं लगाएगा। लेकिन मतलब है कि वो है क्या जो हम बेचेंगे? हम तो खरीदने ही जाते हैं, अब दुबई जाके कुछ बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं? सोचें, पूरी दुनिया से लोग दुबई जाते हैं बेचने के लिए, हम दुबई जाते हैं, गरीब मुल्क है ना, हम दुबई जाके खरीदते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते, शॉपिंग फेस्टिवल में जाते हैं हम दुबई में चीज़ें खरीदने। पूरी दुनिया में लोग शॉपिंग फेस्टिवल में आते हैं चीज़ें बेचने, स्टॉल्स खरीदते हैं, स्टॉल्स पर अपनी चीज़ें बेचते हैं, हम खरीदने जाते हैं। तो हम क्या बेचेंगे? है ही नहीं हमारे पास कुछ। चावल बेचेंगे, वही वो पहले भी बेच रहे हैं, सारे चावल बेच देते हैं, अब और कितना बेचेंगे? इसलिए अब हमारे यहाँ बहुत से इदारे कह रहे हैं कि भाई और तो कुछ हो नहीं रहा, हम ऐसा करते हैं कि हम एग्रीकल्चर में भी हम ही खुद ही आ जाते हैं और कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करेंगे, बजाय इससे कि हम अपने ओवरऑल सिचुएशन बेहतर करें। हमारे पास एक ऑप्शन है, अभी एक रास्ता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करें, अपनी जवानों को ट्रेन करें उसके ऊपर, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ ना, आ जाओ पाकिस्तान, गाड़ियों की लाइन में लग जाओ, रेस में लग जाओ, और आ जाओ जापान से और अमेरिका से बेहतर गाड़ियाँ बनाए लगो, नहीं बना सकते। इसलिए कि उनकी इंडस्ट्री, उनका पूरा मुल्क डेवलप हो गया इस हिसाब से कि वहाँ के लोग ट्रेंड हैं उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उनके पास वो इक्विपमेंट, वो टेक्नोलॉजी, वो रिसोर्सेज हैं, वो हमसे 40-40, 50-50 साल आगे हैं इस इंडस्ट्री में। तो हमें उनके बराबर पहुंचने में इतना वक्त लगेगा कि वो फिर और आगे निकल जाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारा उनसे कोई खास मुकाबला रह नहीं गया। जो 71 में हमने अपनी इंडस्ट्री नेशनलाइज की थी ना, उसके बाद हम बहुत पीछे रह गए बाकी लोगों से। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में गेम ऐसा है कि उसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। कोई बंदा आज से शुरू करे तो आज से ही पूरा वो इक्वल लेवल्स पे उनसे लड़ सकता है। तो इसलिए ये वो अभी भी एक गुंजाइश है इसमें कि हम अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करें और लोगों को ट्रेन करें, पूरी नेशन को ट्रेन करें और पूरा नेशनल एप्टीट्यूड बनाएं सॉफ्टवेयर का, तो मे बी कि हम दुनिया से मुकाबला करके आगे निकल सकें। अदरवाइज हमारे पास वही एक ऑप्शन रह जाता है कि हम अपने मजदूर बाहर भेजें और वो वहाँ से रेमिटेंस भेजें तो भेजें। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बुनियादी छोटी सी डिस्कशन थी। और अगर आपसे कहा जाए कि अगर अपने मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड का हाल बेहतर करना है तो अपने मुल्क की प्रोडक्शन का हाल बेहतर करो भाई, एफिशिएंट प्रोड्यूस करो, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करो, क्वालिटी एक्सपोर्ट करो, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाओ, लोगों को अच्छी सर्विसेज दो, तो ऑटोमेटिकली आप, लेकिन वो हमारे पास ना एजुकेशन है, ना ट्रेनिंग है, ना रिसोर्सेज है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। सारी बुनियादी एलिमेंट्स में तो कुछ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, बिजली कितनी महंगी है, इंटरनेट महंगा है, एजुकेटेड नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है कैसे बात करनी, दूसरी लैंग्वेजेस तक हमें ज़्यादा शऊर नहीं है कि दूसरी लैंग्वेजेस में कैसे हमें कोऑर्डिनेट कम्युनिकेट करना है। इसकी वजह से हमारे हालात ऐसे ही चल रहे हैं। जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। ये चैप्टर यहाँ पे अख्ताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।